सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं रामोद सिंह, एसएलए लीगल एडवाइज़र। आज आपके बीच में बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, हर आदमी से रिलेट करता है। और जिसके पास थोड़ी भी प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा भी जगह होगा, वो तो इन्वॉल्व ही है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि 140 करोड़ में से 139 करोड़, क्या 139 क्यों, 139 करोड़ 99 लाख लोग इससे ज़रूर प्रभावित होते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है। रीज़न फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन किसी एग्रीमेंट को, सेल परचेज के एग्रीमेंट को, सेल के एग्रीमेंट को, आपने दो जनों के बीच में कोई सेल एग्रीमेंट हुआ कि मेरी ये फलानी लैंड है, मैं इसको बेच रहा हूँ। एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट बना करके उसको रजिस्टर कराते हैं, तो वो सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्ट्री हो जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद, जो भी टाइम पीरियड है और महीना ही है, तो म्यूटेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज हो गई। ये कब कब कैंसिल हो सकते हैं, कैसे कैसे कैंसिल हो सकते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में देखें। हालांकि ये बहुत विस्तार से बताऊंगा, बहुत बड़ा है, कम से कम 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करूँ। पहले तो मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि ये किन किन परिस्थितियों में कैंसिल हो सकता है। पहली परिस्थिति है कैंसिल होने की, कोर्ट फी लेस है। अगर आपने जो रजिस्ट्री कराई है उसमें कोर्ट फी लेस हो गई है, तो भी रजिस्ट्री के लिए कैंसिलेशन हो सकता है आपका। कैंसिलेशन और म्यूटेशन सारे कैंसिल हो सकते हैं, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। और अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आपने आका है, तभी तो उसका वैल्यू कम आई है, कंसिडरेशन की वैल्यू कम आई है, कोर्ट फी की वैल्यू कम आई है। तो कंसिडरेशन की वैल्यू आपने कम कर दिया, तो कोर्ट फी की वैल्यू कम आई, और कम आई तो आपको कम पैसा देना पड़ा रजिस्ट्री करने के लिए। तो उस कंडीशन में भी ये जो है ना, रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अगर आपका कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ही वाइड है, एग्रीमेंट गलत हुआ है, किसी बात के लिए हुआ है, झूठ फरेब के साथ हुआ है, फ्रॉड के साथ हुआ है, चीट के साथ हुआ है, या पैसा कुछ बोला गया, दिया कुछ गया है, उनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी इन्वॉल्व होगी, तो एग्रीमेंट बाइड, एग्रीमेंट उसको बाइड एग्रीमेंट बोलेंगे, कि जिसमें एब इनिशियो ही एग्रीमेंट बाइड हो। बाइड बाइड का मतलब कि वो लीगल ना नहीं है, वो लीगल नहीं माना जाएगा, बाइड है। तो ऐसे केस में भी आपका एग्रीमेंट अगर मतलब सही नहीं है, और एग्रीमेंट बायसनेस है उसमें, आपने ज़मीन का दाम, ज़मीन तय किया 2 बीघा, और आप लिखवा रहे हैं 3 बीघा, या आपने 2 बिस्वा तय किया, 3 बिस्वा लिखवा रहे हैं, 5 बिस्वा लिखवा रहे हैं, वहाँ पे जा कर के कुछ चेंज कर दिए हैं, कागज़ों में कुछ चेंज हो गया है, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आ गई, या कुछ कंडीशन में दिक्कत आ गई, दाम में दिक्कत आ गई। आपने खरीदा कि हमारी ये जो मैं सब पूरी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ये 60 लाख की है, लेकिन वो बाद में पता लगा आपको पैसा मिला है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो वो ये कंडीशन सब बाइड होने की है, एग्रीमेंट सही नहीं है। तो ये इन सब में भी वो रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन कैंसिल हो सकते हैं। जो भी है, फोर्जरी और फ्रॉड, किसी भी तरह का फ्रॉड और फोर्जरी होती है, उसमें भी ये वाइड हो सकते हैं, उसमें भी ये एग्रीमेंट और म्यूटेशन दोनों कैंसिल हो सकते हैं। किसी भी तरह की फोर्जरी और फ्रॉड हुआ, पैसा लेन देन में फ्रॉड हुआ, और वैसे भी जो है ना, ज़मीन के कागज़ों में फ्रॉड हो गया, ज़बरदस्ती के कागज़ बनाए गए, फर्जी पेपर बनाए दिए गए, फर्जी ज़मीन शो कर दी गई, वो सब में ये जो है ना, एग्रीमेंट ही फ्रॉड माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। तो वाइड एग्रीमेंट की वजह से रजिस्ट्री जो टाइटल ट्रांसफ़र का कन्वेंस है, वो कन्वेंस कैंसिल, और तो उसका दाखिल खारिज भी कैंसिल, म्यूटेशन भी कैंसिल। इलीगल इलीगल ट्रांजैक्शन, जो पैसा लिया गया है, कहीं हवाला से आया है, कहीं उल्टे सीधे रास्ते से आया, गलत चीज़ों से आया है, इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। इलीगल ट्रांजैक्शन बोथ साइड हो सकता है, और किसी भी तरह से वो लॉफुल नहीं है, इलीगल वे से है, तो वो आपकी कैंसिल हो जाएगी म्यूटेशन रजिस्ट्री। डबल सेल है, एक आदमी को पहले बेचा गया है, बेच देने के बाद जो है ना, उसी ज़मीन को, उसी जो है ना, पुराने पेपरों के बेस पे किसी दूसरे आदमी को बेच दिया गया, तो वो भी जो दूसरे वाले को बेचा जा रहा है वो कैंसिल हो जाएगी। तो डबल सेल में भी कैंसिल हो जाएगी, और चैलेंज हो सकती है सब्सिक्वेंट सेल, जो लास्ट वाली सेल है वो कैंसिल होगी, और वो चैलेंज हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप, और डिस्प्यूट है,
ज़मीन पे कोई डिस्प्यूट है, बाप बेटे का डिस्प्यूट है, भाई भाई का डिस्प्यूट है और बेच रहा है, और उस कंडीशन में भी जो जो भी उसकी टाइटल है या जो उसकी ओनरशिप है वो उस ओनरशिप को प्रूव नहीं हो पाएगा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। द लैक ऑफ फ्री कंसेंट, अगर बेचने वाले या खरीदने वाले दोनों के बीच में फ्री कंसेंट का मतलब है कि वो कंसेंट ही नहीं है और किसी दबाव के साथ किया जा रहा है या कोई ऐसा कोई लाभ लुभाव दिखाया जा रहा है या किसी तरह लालच बस करवाया जा रहा है या किसी नशे या फलाना, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कोर्सन में है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो क्या नाम से लालच के साथ कराई जा रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें दबाव बन रहा है और कंसेंट सही नहीं है, मतलब कंसेंट फ्री नहीं है, वो आदमी फ्री नहीं है, तो ऐसी किसी भी हालत में द फ्री विल ऑफ बोथ पार्टीज इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ पोटेंशियली लीडिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्री एंड म्यूटेशन, दोनों चेंज हो जाए, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अगर हमने तय कर लिया पैसा भी हमारे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तय हुई और वहाँ पे रजिस्ट्री हो गई, लिखवा पढ़वा लिए, बाद में पता लगा कि जो ना वो वहाँ ये बोला गया कि आप बोल दीजिएगा लिखवा दीजिए लेकिन हम आते ही आपको घर पे पैसा दे देंगे या महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, कोई एग्रीमेंट होगा, तो वो उन कंडीशनों में भी जो है ना अगर आप पैसा नहीं मिला तो वो जो है ना पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इफ द बायर फेल्स टू पे द एग्रीड सेल प्राइस, the seller has right to seek cancellation of the sale deed and associated mutation, जो उससे म्यूटेशन हुआ है वो उसको कैंसिल कर सकता है। एंड प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गलती से किसी आदमी ने, जनरल आदमी ने सरकारी ज़मीन को बेच दिया है, वो भी कैंसिल हो जाएगी, वो तो 100% पक्का कैंसिल हो जाएगी, उसमें लोकल अथॉरिटी का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, जिसकी भी प्रॉपर्टी हो। विल नॉट बीइंग प्रोवाइडेड वैलिड, बिल, कोई भी बिल बनी हुई है वो प्रोवाइड नहीं हुई है, प्रोवाइड होने का मतलब वो लीगलाइज नहीं की गई है, अगर वो प्रोवाइडेड नहीं है, वैलिड नहीं कर गई है, ऑफिशियली जो है ना उसको लीगलाइज नहीं किया गया, उसका रिकग्निशन नहीं है, वो बिल का भी जो भी म्यूटेशन हुआ है और जो भी ट्रांसफ़र है वो सब वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में कैंसिलेशन हो जाता है। म्यूटेशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन के लिए जो है कलेक्टर के पास दी जाती है एप्लीकेशन और कॉपी दी जाती है कमिश्नर को, ये तो एक सिर्फ राइटिंग में, लेकिन चीज़ों को कोर्ट ऑफ लॉ में भी किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था, उस केस लॉ के हिसाब से, केस लॉ इनके भी बहुत ही रहे हैं, 20 केस लॉ हैं, मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में दे दूंगा, लेकिन ये कि मुझे जल्दी जल्दी सरसरी नज़र से बोलना था और चीज़ें ज़रूरी हैं, लोगों को जानना चाहिए। कुछ जगहों पे मेरे पे डिस्कशन हुआ तो मैं उसी हिसाब से जो है ना, गांव में लोग पूछते हैं तो उन पूछताछ के हिसाब से मैंने इसको जो है ना ऐसा मतलब सरसरी नज़र में बता दे रहा हूँ। तो म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पक्का है सब आपका। तो दाखिल खारिज जो म्यूटेशन होती है उसका मतलब ये हुआ है कि आपके जो कागज़ हैं ना वो सब ट्रांसफ़र हो गए, उनका रिकॉर्ड में आ जाए। व्हेन ए सेल एग्रीमेंट इज डीम्ड वैलिड वाइड, द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड एंड द दाखिल खारिज म्यूटेशन आर टिपिकली नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट ए वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मतलब अगर सेल एग्रीमेंट ही नहीं वैलिड है या वाइड है तो आप ऑटोमेटिक वो सब खत्म हो जाते हैं। वाइड एग्रीमेंट और मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते हैं तो वाइड एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं। ए वाइड एग्रीमेंट इज वन दैट हैज नो लीगल इफेक्ट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, लीगल इफेक्ट नहीं रखता है और कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वो किसी भी एंगल से नहीं सही है। तो वो एग्रीमेंट लैकिंग फ्री कंसेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है फ्री कंसेंट होनी चाहिए और कोर्सन में, दबाव में नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। दोज विदाउट कंसिडरेशन, जो बिना कंसिडरेशन के हो रहे हैं वो भी नहीं मान्य है, वो भी नहीं होंगे। एंड दोज दैट आर इलीगल आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में इलीगल है, इलीगल है, वो भी नहीं हो सकते। कैन बी डिक्लेयर्ड वाइड एंड कॉन्सिक्वेंसेज इफ एन एग्रीमेंट इज वाइड एनी सब्सिक्वेंट एक्शन, इफ एग्रीमेंट इज वाइड, एग्रीमेंट इज वाइड मतलब कि आपका पहले से ही जो एग्रीमेंट है वही वाइड हो गया, तो आगे के जितने भी काम हुए हैं वो सब वाइड है और सब इलीगल हो जाएंगे, सारे के सारे इलीगल हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज एसेंशियल फॉर मेकिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप लीगली बाइंडिंग।
आपने सेल तो कर दिया, सेल में लीगल बाइंडिंग कैसे होगा? जब आप जाकर कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ से उसको रजिस्ट्री कर दे और वो रजिस्ट्री कर देंगे, स्टाम्प पैसे वैसे दे करके आप उसको ट्रांसफ़र दे देंगे। ट्रांसफ़र दे देंगे तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई, ये इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, इनको हो गया। तो वो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड टू रिफ्लेक्ट द न्यू ओनर। नए पहला ओनर का हटा करके दूसरे ओनर का राइट, दूसरे ओनर का नाम वहाँ पे आ जाए, तो उसी को दाखिल खारिज बोलते हैं। आ जाता है जब, अब आप कोई खतौनी निकालेंगे तो उसमें उसका नाम आएगा, समझ लो, तो वो समझ लिया म्यूटेशन हो गया। तो इम्पोर्टेंस, बोथ रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन आर क्रूशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग लीगल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप के लिए म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद सब्सिक्वेंट म्यूटेशन। एंड केस लॉ, वाइड एग्रीमेंट, वाइड सेल डीड। वाइड सेल डीड के बेस पे जो है ना, कोर्ट हैव रिकॉग्नाइज दैट द सेल डीड कैन बी डिक्लेयर्ड वाइड इफ दे आर बेस्ड ऑन द वाइड एग्रीमेंट। अगर वाइड एग्रीमेंट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सही नहीं होगा। इन सम केसेस इफ द सेल कंसिडरेशन इज नॉट पेड, अगर सेल का जो कंसिडरेशन है जिसने पैसे में तय किया गया वो भी नहीं पिया तो भी हो गया, जो उसको पहले भी हमने बता दिया था। जिसमें से कम पेमेंट भी हो सकता है, पेमेंट में जो है ना किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, एग्रीमेंट में भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इम्पैक्ट ऑन म्यूटेशन, इफ द सेल डीड इज बेस्ड ऑन ए वाइड एग्रीमेंट, द सब्सिक्वेंट दाखिल खारिज एंड म्यूटेशन जिसको कहते हैं विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड, इनवैलिड मानी जाएगी। एंड रिलीवांस टू सिचुएशन underlying agreement, the validity of the sale deed and the दाखिल खारिज hinges on the validity of the underlying sale agreement। अगर सेल एग्रीमेंट ही सही है तो उसी पे ही सब चीज़ें डिपेंड करती है, वही नहीं सही है तो वहीं से फिर आपका जो है ना केस चालू हो जाता है और आपके पास राइट के मतलब वो जो भी आप कुछ लड़ना चाहते हैं, अगर वो कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो उस फर्जीवाड़े के साथ आप न्याय कोर्ट्स ऑफ लॉ से ले सकते हैं और मिलेगा भी। और बाइड एग्रीमेंट, इफ द सेल एग्रीमेंट इज बाइड, द सेल डीड एंड द दाखिल खारिज विल लाइकली बी कंसीडर्ड इनवैलिड एंड द प्रॉपर्टी मे नॉट हैव, उसकी जो ओनरशिप है ट्रांसफर नहीं होगी, फिर नहीं होगी। केस लॉ है, ये केस लॉ तो उस पर है, पावर ऑफ अटॉर्नी बेस का है, जीपीए जिसको जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में श्रीमती लक्षम्मा वर्सेस श्री वाई ए हनुमथम्मा इन 16 जून 2021 में इसका स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द अटॉर्नी, यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या वैलिडिटी है, क्या पावर है, इसको मैं मोटा मोटा ऐसे ही जनरल आपको बता देता हूँ, पूरा पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसमें क्या हुआ कि दो भाई थे, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन 1953 में हुआ, पार्टीशन के बाद उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई भाई के नाम पे। तो भाई के बच्चे छोटे थे तो उसने और बच्चों ने मिल करके उसकी एक जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया। छोटी सी ज़मीन थी और अपने छोटे भाई को उन्होंने अपने नाम दे दिया था जीपीए। और वो इसका भाई जो बड़ा वाला भाई था जिसने जीपीए दिया था उसके बच्चों ने मिल करके दिया। बच्चे उस समय बालिग नहीं थे, जीपीए गया था। और वो बाद में जब वो बड़े हुए तो बड़े ही हो गए होंगे और उनके पास था, उन्होंने शायद डिमांड करी होगी कि मुझे वो जीपीए दे दीजिए क्योंकि अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, पापा हैं भी नहीं, ख़त्म हो गए। तो उसने मना कर दिया और 4-5 सालों के बाद फिर इन्होंने डिमांड करी तो भी नहीं दिया। तो उसने क्या किया कि जब बच्चे होशियार हो गए हैं, ये सब कुछ न कुछ करेंगे, ज़मीन अपने हाथ से निकल जाएगी, तो उन्होंने अपने ही वो जो जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से उनको मिली थी कि आप इसका सेल रख रखाव और जो भी है वो जो भी जीपीए में लिखा रहता है, वो जीपीए में जितना लिखा रहेगा उतनी पावर होती है। जीपीए में अगर लिखा है कि आप इसका जो है ना कन्वेंस करेंगे तो कन्वेंस करेंगे, एक करेंगे तो एक करेंगे, और सीरीज में करेंगे तो सीरीज में करेंगे। और भी अगर कोई पावर दे दिया रहती है, इरिवोकेबल है तो इरिवोकेबल होगा, रिवोकेबल है तो रिवोकेबल होगा। तो ये रिवोकेबल था तो इसलिए रिवोक हो गया, क्योंकि इसकी पावर जीपीए की जो पावर थी वो सीज हो गई भाई के मरने से ही। जो 2007 में भाई मर गया जिसने जीपीए बनाया था, दिया था, जीपीए भी एक एग्रीमेंट ही है तो दिया था। तो वो ख़त्म होने के बाद फिर 2013 में भाई ने उस वाले भाई ने, दूसरे वाले भाई ने, जो डिफेंडेंट है इसमें, प्लेंटिफ तो भाई के वाइफ है, भाई की वाइफ है, दोनों बच्चे हैं, और डिफेंडेंट भाई है जिसके कब्जे में ज़मीन है और जिसके कब्जे में ज़मीन है और उसके बच्चे हैं।
डिपेंडेंट 1 2 जो भी। तो उन लोगों ने अपने ही नाम पे उसको ट्रांसफ़र ले लिया। और आप जीपीए में ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता। जीपीए में सिर्फ़ कन्वेंस के लिए है, ट्रांसफ़र के लिए है, जो राइट उसमें दिए गए हैं, आपके जो अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो रिवोक हो गए हैं, तो ऑलरेडी रिवोक रहेंगे, क्योंकि वो सीज हो गए थे, क्योंकि पावर मरने के बाद ही उसकी सीज हो गई थी। जीपीए की पावर वहीं सीज हो गई थी, क्योंकि वो भाई मर गया। उसके बाद फिर बच्चों ने भी उसको जो है ना रिवोक करा दिया। रिवोक करा कर दिया, तो रिवोक होने के बाद तो जीपीए का महत्व नहीं रह जाता। वो जीपीए के बेस पे अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए वो भाई ने जो रजिस्ट्री करा ली थी, वो भी कर, और रजिस्ट्री कराने के साथ-साथ दाखिल खारिज करा लिया, खारिज कराने के बाद घर भी बना लिया। लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, उस आदमी ने, वो रिवोक हो गई, ख़त्म हो गई, उसकी जो है ना पावर ही उसके पास नहीं है, तो वो उसको ट्रांसफ़र दे ही नहीं सकता किसी और को। अपने को तो बिल्कुल नहीं दे सकता, अपने को तो ट्रांसफ़र दे ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे को भी ट्रांसफ़र नहीं दे सकता है। तो इसलिए जो घर है, मकान है, बिल्डिंग बनी हुई है, उन सबको, सबका राइट उनके उसके बच्चों को आया, जिसने जीपीए दिया हुआ था, जो मर गया। नाम-वाम तो बताएँगे, बहुत लंबा लगेगा, लेकिन मैं मोटा-मोटा जो चीज़ें थी, वो हमने बता दिया। और उसमें इश्यू को हम देख लेते हैं कि इश्यू में कोर्ट ने क्या-क्या इश्यू बनाए थे, उस इश्यू से कुछ समझ सकते हैं। अगर आप लोग एडवोकेट हैं, जानकार हैं कल्ला के, तो वो उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। वेदर द प्लेंटिफ प्रूव्स दैट दे आर द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी। प्लेंटिफ को सिद्ध करना होगा कि हम उसके ओनर हैं, क्योंकि उनके कब्जे में थी नहीं, कब्जे में तो चाचा के थी। वेदर द प्लेंटिफ्स आर इंटाइटल फॉर पोसेसन ऑफ द सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी। अगर उनको पोसेसन के लिए, उनको अपन, उनका जो इशू फ्रेम हुआ था, उस इशू में ये पोसेसन के लिए सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी का है, तो वो सिद्ध करेंगे, अपने आप को सिद्ध करेंगे। वेदर द प्लेंटिफ प्रूव दैट द जीपीए डेटेड इतना इज नल एंड वाइड। वो नल एंड वाइड हुई, तो वो उसको प्रूव करना था, क्योंकि उन्होंने रिवोक भी कर दिया था, और वो पहले से ही जीपीए देने वाले आदमी की मौत हो चुकी थी 2007 में ही, तो उसके बाद भी उन्होंने रिवोक कर दिया था। वेदर द प्लेंटिफ्स आर इंटाइटल्ड फॉर रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ के लिए वो इंटाइटल है कि नहीं है, वो भी इशू बन गया। वेदर वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। लिमिटेशन से बार्ड है या नहीं है। यहाँ पे लिमिटेशन वाला मैटर इसलिए नहीं लग सकता है कि एग्जिस्टेंस में है ना, चीज़ें चल रही हैं, कहाँ कहाँ पे, वो तो लगातार चल रही है, वो बाढ़ नहीं माना जाएगा। वेदर द प्लेंटिफ इंटाइटल फॉर द रिलीफ। क्या इंटाइटल है प्लेंटिफ? प्लेंटिफ मीन्स उसकी पत्नी और उसके बच्चे, जो आदमी मर गया, जिसने जीपीए दिया था अपने भाई को, तो वो उससे तो आप, आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा, समझे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, कुछ लोगों को जानकारी हो। और कुछ दिनों के बाद हम लाइव में भी आने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि कुछ ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन से पता भी लग सकता है कि क्या अपडेटेड नॉलेज है, और कैसे किस चीज़ को दिया जा सकता है, क्योंकि लॉ बहुत बड़ा फील्ड है। लॉ के फील्ड को जो है ना, बिना देखे, रेफरेंस लिए कुछ होता नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा वो एडवोकेट है, किताबों को देखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट देने पड़ेंगे, और उनको भी देखना पड़ेगा, आर्डर्स क्या हुए हैं, डिसीजंस क्या हुए हैं, कोर्ट के व्यूज़ क्या हैं, सब चीज़ें उन सब पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए ऐसी कोई कंसल्टेशन भी बहुत जायज़ नहीं होती है कि उसको मान लिया जाए कि भैया ये मास्टरपीस है। नहीं, हमें एक्सपर्टाइज़ के हिसाब से ही देखना है, एक्सपर्ट लोगों से राय लेकर के ही आगे बढ़ना होता है। आशा है कि जो लोग किसान हैं, जो लोग ज़मीन वाले हैं, हम भी किसान हैं, हम भी ज़मीन वाले हैं, इसीलिए मैंने बनाया। और हमें कुछ हमारे गांव में पता लगा, और जगहों पे भी देखा, कुछ लोगों ने पूछा। अभी पीछे हमारे कोई रिश्तेदार यहीं आए हुए थे, पूछ रहे थे, तो हमने कुछ डिस्कशन किया। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि इस पर वीडियो बना देते हैं, बन गई। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग इसे आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।